हाँ जी बच्चों, वेलकम। ईएमआई और एसी वाली शीट है, ई बुक है और बच्चों एक्सरसाइज है 5A, जिसमें हम लोग को जो क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं उनके नंबर हैं 13, 16, 18, 22, 25 और 29। तो देखो वारी वारी से डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान सवाल हैं, तो इनको आप ध्यान से जरा देखिए। देखो पहला सवाल बेटा, अगर आप पढ़ें ध्यान से तो 13 है। तो 13 मैं पढ़ भी देता हूं आप लोगों के लिए एक बार। एन इंडक्टर एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लिखा भी हुआ है 100 मिली हेनरी। रेजिस्टेंस 100 ओम है। बैटरी का ईएमएफ 100 वोल्ट है और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। काफी लंबे समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो बैटरी डिसकनेक्ट कर दी गई है। उसके बाद ए और बी टर्मिनल्स को जोड़ दिया गया है। ये ए और बी हैं, आपको दिख रहे होंगे। ए और बी को जोड़ दिया गया है, बैटरी को हटा दिया गया है, एलआर सर्किट है। अब इसमें से डिके ऑफ करंट हो रहा है, तो आपको पता करना है कि 1 मिली सेकेंड बाद कितनी करंट रह जाएगी। देखो बात को समझो। मैक्सिमम करंट चल रही होगी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी सर्किट को जोड़े हुए। लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट को आपने हटाया है, तो करंट अपनी फिक्स वैल्यू पर थी। अब वहाँ से धीरे धीरे करंट क्या होगी बच्चों? डिके होगी। तो ये सवाल किसका हुआ? डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब बताओ डिके ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब एक सवाल है, आई नॉट कैसे निकालते हैं? आई नॉट को कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऑलवेज बैटरी द्वारा लगाए गए वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देते हैं। तो E अपॉन आर, E हो गया 100, R भी 100 है, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी 1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। अब देखो आई निकालने हैं। आई बराबर आई नॉट, शुरू में जो करंट थी वो कितनी थी? 1 एम्पियर। और 1 मिली सेकेंड बाद धीरे धीरे करंट डिक्रीज हो रही है। तो शुरू में करंट थी 1 एम्पियर, तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। ई की पावर माइनस आर, आर की वैल्यू 100 अपॉन एल, एल की वैल्यू 100 मिली हेनरी, तो 100 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया एल। अब क्या चाहिए? टाइम। टाइम 1 मिली सेकेंड, तो 1 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो 10 की पावर -3 भी कट गया, 100 से 100 भी कट गया, तो E की पावर -1 रह जाएगा। तो I रह जाएगा बेटा 1 इंटू E की पावर -1। अब E की पावर -1 तो सारे बच्चे ही जानते हैं, 1 अपॉन ई हो जाएगा। तो करंट हो जाएगी 1 अपॉन ई एम्पियर। कितनी हो जाएगी करंट? 1 अपॉन ई एम्पियर। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल और डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान बढ़ाइए। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए जरा सा। देखिए सवाल में कह रहे हैं कि ना आपके पास 2 कॉइल हैं। एक कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 300 हैं, कुल टर्न्स 300 हैं। दूसरी कॉइल में कुल टर्न्स 400 हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कॉइल की लंबाई दी हुई है ना। आपको दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेटा गया है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है। तो ये वही वाला केस है जो तुमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स। तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही होगा, 2 तरह से लिखते हैं। या तो म्यू नॉट बड़ा एन लिखोगे तो आएगा N1 N2 A अपॉन एल, लेकिन कई लोग छोटा एन भी लिखते हैं तो आएगा म्यू नॉट N1 N2 A इंटू एल। छोटे एन का नाम होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बड़े एन का नाम होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम आसानी से लगा लेंगे बेटा। अब बताओ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है भाई? सारे बच्चे जानते हैं 4 पाई
इंटू 10 की पावर -7, N1 दिया हुआ है 300, N2 भी दिया हुआ है 400, एरिया भी दिया है 10 इंटू 10 की पावर -4 और लंबाई दी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में, 10 की पावर -2। छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लोगे, बहुत आसान सी है। तो देखो 2 से इसे कैंसिल कर लोगे 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसे करोगे 200 बार कट जाएगा। अब देखो पावर आप देख लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 पाई, और 10 का डिवाइड है तो 2.4 पाई आ जाएगा। 3 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 पाई में 10 का डिवाइड है 2.4 पाई, और 10 की पावर का हिसाब लगाओगे तो 10 की पावर आसानी से आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी भाई, -4। कितनी, -4। तो आंसर आ जाएगा 2.4। आंसर ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं 2.4 पाई और इंटू 10 की पावर -4, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। क्या यूनिट है, हेनरी। तो ये एम का आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत आसान सा है, फॉर्मूला याद हो गया है। म्यू नॉट बड़ा N 1 बड़ा N 2 A अपॉन L। बड़े N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पूरी कॉइल में कितने टर्न्स हैं। छोटे n का नाम अलग होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये बात है। अब देखो अगला सवाल के लिए पेज बदल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो जरा पेज में चेंज करके 18 पर पहुंच रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। 18 देखो बड़ा आसान सा ही सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है बस। देखो 18 एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूं। इन द सर्किट शोन बिलो, यही सर्किट है, आप देख ही पा रहे हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द की इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। जैसे ही की को क्लोज किया जाता है तो आपको शुरुआत में करंट बतानी है कितनी होगी, और फिर फाइनली करंट बतानी है कितनी होगी, शुरुआत में और फाइनली। तो देखो बेटा जरा ध्यान से सुनो, शुरुआत में जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो करंट बहना शुरू करेगी। तो बेटे करंट में चेंज होगा, पहले करंट 0 थी, अब 0 से करंट बढ़ना चाहती है। तो जैसे ही शुरुआत होती है इंडक्टेंस पूरी ताकत से अपोज करता है करंट के बढ़ने का, इसीलिए ये शुरू में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है। बिल्कुल शुरू में एल का बिहेव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा होता है, और ये करंट के बढ़ने का विरोध करता है। तो करंट यहां से आई, ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो सारी करंट इस रास्ते को ओबे करेगी शुरुआत में, और इस तरह से बहेगी। बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहा हूं। तो देखो जरा सॉल्यूशन में क्या बात हुई, एट t इक्वल्स टू 0, यानी बिल्कुल शुरुआत में इंडक्टेंस विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एल विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो करंट विल फॉलो दिस पाथ, नो करंट विल फ्लो थ्रू R1। तो करंट कितनी हो जाएगी बता सकते हो, तो करंट हो जाएगी बच्चों टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट हो जाएगी V अपॉन R2। कब, शुरुआत में, यानी t बराबर 0 पर करंट इतनी होगी। राइट। अब बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट की, थोड़ी देर बाद करंट बहेगी तो धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस कम होता है, LR सर्किट में करंट ग्रो करने लगती है, करंट ग्रो करती चली जाती है, और अंत में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर करंट पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। और कुछ ही इंस्टेंट्स में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। जब करंट फिक्स हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू माने एक कांस्टेंट करंट जब बहने लगती है, तो ये बेटे कांस्टेंट करंट का कोई विरोध नहीं करता है, ये करंट के घटने का भी विरोध करता है, बढ़ने का भी विरोध करता है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट करंट चल रही हो तो इंडक्टेंस उसका कोई विरोध नहीं करता है। तो जब t बराबर इन्फिनिटी, यानी थोड़ी देर बाद, काफी देर बाद, जो भी मान लो,
तो क्या हो जाएगा बताओ, स्टीडी करंट विल फ्लो, स्टीडी करंट विल फ्लो। जब स्टीडी करंट फ्लो करेगी तो L ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, L ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, नो अपोजिशन बाई L, क्योंकि करंट ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, एक फिक्स वैल्यू पर चल रही है, तो ये करंट के चेंज का L विरोध करता है, करंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो L का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ये जीरो हो गया तो R1 और R2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और ये V हो गया। इस तरह इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं L का, तो बताओ कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब करंट कितनी हो जाएगी बताओ भाई सर्किट में, तो आपको पता करना है करंट बैटरी से कितनी चलेगी, तो करंट होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ V है, टोटल रेजिस्टेंस RP है, RP की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा V अपॉन R1 R2, और ये वाली चीज ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी R1 प्लस R2, तो करंट हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी बताओ, V अपॉन R1 R2 और ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2, इतनी करंट आपको मिलेगी। कब, T बराबर इन्फिनिटी पर। तो T बराबर जीरो पर शुरुआत में जैसी करंट बढ़ती है, ये समय इसका सबसे ज्यादा अपोज करता है इंडक्टेंस, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब करंट स्टीडी वैल्यू पर पहुंच जाती है, एक फिक्स वैल्यू पर पहुंच जाती है, तो उस समय बेटा इंडक्टेंस द्वारा ऑफर किया रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। ये सारी बात डीसी के लिए मैं कह रहा हूं, कौन से सोर्स के लिए, डीसी के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ डीसी सोर्स है, ये सारी इंडक्टेंस के लिए मैंने जो भी बात कही है वो डीसी सोर्स के रिगार्डिंग कही गई है। इज इट ओके? अब एक सवाल और ले रहे हैं बच्चों 22, तो जरा एक बार सुन लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 22। A coil is suspended in a uniform magnetic field with the plane of coil parallel to magnetic lines of force. When a current is passed through the coil, it starts oscillating. It is very difficult to stop. But if an aluminium plate is placed near the coil, it stops. This is due to, ये बेटे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वैसे तुम्हें पढ़ाया हुआ है, कॉन्सेप्ट का नाम है एडी करंट्स। एडी करंट्स अगर आप एक बार टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने एक चीज पढ़ाई है आपको, ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, पढ़ के देख लेना, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। हालांकि मैं समझा तो यहां पर भी देता हूं, लेकिन वहां मैंने ये एक्सप्लेन सारा किया है बेटा। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, तो देखो होता क्या है कि जब कॉइल के आप पास में क्या रख देते हैं बताओ, कॉइल से अटैच किसे कर देते हैं, एल्युमिनियम प्लेट इज प्लेस्ड नियर द कॉइल। तो जब आप कॉइल के पास में एल्यूमिनियम प्लेट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एल्यूमिनियम प्लेट, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम प्लेट से कॉइल के घूमने की वजह से एल्यूमिनियम प्लेट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाती हैं, एडी करंट्स, और एडी करंट्स उसी बात का विरोध करती हैं जिसकी वजह से कि वो पैदा होती हैं। अब पैदा क्यों हो रही हैं कि कॉइल घूम रही है, कॉइल के घूमने से ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और उसी वजह से एडी करंट्स पैदा हो रही हैं। तो वो कॉइल के घूमने का विरोध करती हैं, इसीलिए कॉइल बहुत जल्दी रुक जाती है। ठीक है, तो बताओ रुकने का कारण क्या है, एडी करंट्स। एडी करंट्स ये किस में डेवलप होती हैं बताओ, एल्युमिनियम प्लेट में, और वो उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण कि वो पैदा हुई हैं। क्यों पैदा हुई हैं, कॉइल के घूमने के कारण। कॉइल क्यों घूम रही है, क्योंकि कॉइल ऑसिलेट कर रही है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। उसके घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है और उसका विरोध होने की वजह से एडी करंट्स पैदा हो जाएंगी, विच विल अपोज द rate of change of magnetic flux. Change of flux is causing due to the rotation of the coil
सो कॉइल विल स्टॉप, इसीलिए कॉइल का चलना रुक जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्यूमिनियम प्लेट गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एडी करंट्स पैदा हो रही हैं, यही कॉइल को रिटार्ड करके धीरे धीरे रोक रही हैं, डैम्पिंग कॉज कर रही हैं। डैम्पिंग माने रोक रही हैं, तो ये रोकने का कारण है। वैसे मैंने एडी करंट्स टॉपिक में ये बताया भी है, इसको पढ़ लेना, डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स। वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सही है बेटा, तो इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब देखो भाई, एक दो क्वेश्चन और है, उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, जरा ध्यान से सुनिए साहब। ए मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर लंबी तार का मास, 1 मीटर लंबी तार का मास, ये दिया हुआ है 9.8 ग्राम पर मीटर, यानी 1 मीटर लंबी तार का मास 9.8 ग्राम है, इसे ही लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। टेंशन वायर में 10 किलोग्राम वेट है, किलोग्राम वेट को न्यूटन में बदल लेते हो, कैसे बदलते हैं, जी का गुणा कर देते हैं, तो 10 इंटू जी, तो 9.8, तो 98 न्यूटन का टेंशन वायर में लगाया गया है। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है। ये बेटे आपका 11th का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वेव्स। तो इसमें होता क्या है, जब स्ट्रिंग को यहाँ बीच में से प्लग किया जाता है, तो वो ऐसे प्लग करेंगे तो स्ट्रिंग क्या है, ऊपर नीचे झंझनाती है, तो वो एक लूप बनता है इस तरह से। वैसे तो वहाँ अगर आपने वेव पढ़ा हो तो वहाँ टीचर बताता है यहाँ नोड बनेगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इसे एंटी नोड कहते हैं। यहाँ पर डिस्टर्बेंस सबसे कम होता है, इन्हें नोड्स कहते हैं। और एक लूप बनेगा, अगर वायर को बीच में से प्लग किया जाए तो एक लूप बनता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वायर ऑसिलेट करती है, वो फॉर्मूला होता है K/2L √T/m, जहाँ K का मतलब होता है नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप्स बन रहे हैं। तो क्योंकि वायर को बीच में से प्लग किया गया है यहाँ से, तो एक ही लूप बनेगा। 1/4 से प्लग किया जाता है तो 2 लूप बनते हैं, बीचों बीच में से प्लग किया जाए तो एक लूप बनता है, जैसा कि मैंने दिखाया, ये एक सिंगल लूप है, तो नंबर ऑफ लूप्स 1 है, राइट। अब आप फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2L, L माने वायर की लंबाई जो कि 1 मीटर है, √T टेंशन 98 है, और M का मतलब यहां ध्यान रखना मास पर यूनिट लेंथ होता है, जिसे तुम्हारी बुक ने लीनियर मास डेंसिटी लिखा है, वही M का मतलब होता है। M का मतलब ही होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर तार का मास दिया हुआ है 9.8 ग्राम, ग्राम नहीं चलेगा भाई, इसको किलोग्राम में बदला है, तो 9.8 किलोग्राम पर मीटर, MKS यूनिट। 9.8 से ये कट जाएगा 10 बार, ये ऊपर जाएगा तो 10⁴, तो न्यू आ जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर 10⁴। 10⁴ का अंडर रूट तो सारे बच्चे समझ रहे हैं, 10⁻² या 100 हो जाएगा, और इससे ये 50 बार कट जाएगा। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। तो वायर जो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। आसानी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एक सवाल और डिस्कस कर रहे हैं, 29 बच्चों ने पूछा है, तो 29 एक बार मैं पढ़ रहा हूं, केयरफुली सुन लीजिए। LCR सर्किट है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। LCR सर्किट में आपने कैपेसिटेंस पहले C थी, अब उसे चेंज करके 2C कर दिया है। सवाल में लिखा है कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 2C, कैपेसिटेंस को बदल के C से 2C कर दिया है। फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2 रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन आप चाहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ना बदले, ऐसा आप चाहते हैं। तो बताओ, अगर पहले इंडक्टेंस L है तो नया इंडक्टेंस कितना होना चाहिए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, 1/2 पाई
अंडर रूट एल सी, तो L1C1 बराबर 1/2 अंडर रूट L2C2। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दोनों वैल्यू को बराबर कर दिया है। ये कट जाएगा, स्क्वायरिंग कर लोगे तो आ जाएगा L1C1 बराबर L2C2। अब हमें L2 निकालना है तो L2 हो जाएगा L1C1 अपॉन C2। L1 तो L है, C1 तो C है और C2 2C कर दिया गया है, तो C से C कट जाएगा तो L2 की वैल्यू हो जाएगी L/2। वैसे तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चा ध्यान से देखे कि आंसर उतना ही चाहिए, तो आपने C को डबल कर दिया यहाँ पर, तो L को आधा कर दो ताकि 2 का इफेक्ट कट जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2। भाई दो चीज़ों को बराबर रखना है, इसका प्रोडक्ट LC है, ये प्रोडक्ट भी LC आना चाहिए, तो आपने C को डबल कर दिया, तो 2 के फैक्टर को काटने के लिए L को हाफ करना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कट जाए, तो आंसर उतना ही रहे। तो इसका मतलब नया L/2 करना पड़ेगा। क्या आपको ये सारी बात समझ में आ गई है बच्चों? तो ये 5A एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।